नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत में अब हर अस्पताल में रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा सकेगा। आईसीएमआर के प्रमुख डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा है कि कोरोना की जांच के लिए होने वाले रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए अब सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को अनुमति दे दी गई है और अब इसके लिए किसी विशेष मान्यता की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आगे इस पर विचार किया जा रहा है कि घर पर ही टेस्टिंग की जाए। कोरोना से संक्रमित होने के बाद दी जाने वाली दवा आइवरमेक्टिन के इस्तेमाल पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने इस दवा के इस्तेमाल को रोकने को कहा है। उनका कहना है कि किसी भी दवा के इस्तेमाल से पहले उसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता बेहद आवश्यक होती है। उन्होंने कहा कि इस दवा का इस्तेमाल केवल क्लिनिकल ट्रायल में होगा। केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति को लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं। वो लगातार एक के बाद एक हमला बोल रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य सरकारों से कह रही है कि राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय बाजार से वैक्सीन खरीद लें। सिसोदिया ने कहा कि अगर राज्य सरकारें ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से वैक्सीन खरीदेंगी तो फिर केंद्र सरकार क्या करेगी। बता दें, इससे पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और मनीष सिसोदिया के बीच ट्विटर पर वॉर हुआ था। दिल्ली में कोरोना के कारण बनी स्थितियों में कुछ सुधार आता हुआ दिख रहा है। आज दिल्ली में 12,481 नए मामले सामने आए हैं। 12 अप्रैल के बाद ये एक दिन में कोरोना के नए केसों की सबसे कम संख्या है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 347 मरीजों की मौत हुई है। वहीं अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट घटकर 17.76% हो गया है, जो 4 अप्रैल के बाद सबसे कम है। इसके अलावा दिल्ली में इस समय रिकवरी रेट 92.3% है, जबकि एक्टिव मरीज 6.21% हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि राज्य के पास वैक्सीन की कमी होने के कारण वो टीकाकरण की प्रक्रिया को धीमा कर रहे हैं और अभी 18 से 44 साल के लोगों को टीका देने में प्राथमिकता नहीं दिखाई जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि हम टीकाकरण को रोक नहीं रहे हैं, लेकिन धीमा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टीकों की कमी के कारण अब हम केवल 45 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को ही वैक्सीन देंगे। देश में कोरोना टीके की कमी के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र को कोरोना टीका की नीति में बदलाव करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 कंपनियों से पूरे देश को टीका लगाना संभव नहीं है और वैक्सीन के फॉर्मूला को दूसरी कंपनियों के साथ साझा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में दूसरी कंपनियों को वैक्सीन बनाने की इजाजत देकर युद्ध स्तर पर इसका उत्पादन किया जाना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में सरकारी मशीनरी कुंभकर्ण नींद सो चुकी है? क्योंकि इन दोनों राज्यों में नदियों से लगातार शव मिल रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका अफसर सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सोमवार को बिहार के बक्सर में गंगा में 45 से ज्यादा शव मिलने की खबर आई थी और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में भी 7 शव मिले हैं। ऐसी ही एक और खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आई है। यहाँ गंगा नदी में कुछ शव बहते हुए मिले हैं। इन बहते शवों के वीडियो, फोटो सोशल मीडिया, टीवी पर वायरल हो रहे हैं और तमाम कारण गिनाए जा रहे हैं कि शायद इन वजहों से इन लाशों को इनके परिजनों द्वारा नदियों में बहा दिया गया है। नदियों में मिल रहे शवों को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है कि नदियों में बहते अनगिनत शव, अस्पतालों में लाइनें मीलों तक, जीवन सुरक्षा का छीना हक। पीएम, वो गुलाबी चश्मा उतारो जिससे सेंट्रल विस्टा के सिवा कुछ नहीं दिखता है। कांग्रेस पार्टी के नेता और दूसरे लोग कोरोना महामारी को देखते हुए सेंट्रल विस्टा परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार इस पर पूरी तरह अड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर गुजारिश की है कि इस परियोजना का विरोध करने से जुड़ी याचिका न सिर्फ खारिज कर दी जाए, बल्कि याचिका देने वालों पर जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि ये नियम का दुरुपयोग है। केंद्र के हलफनामे में कहा गया है कि 19 अप्रैल को कर्फ्यू लगाए जाने से पहले ही निर्माण स्थल पर 400 कर्मचारी थे। ये उस समय से अब तक वही हैं, कोरोना दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं, तब से साइट पर हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। नीतीश कुमार सरकार को शायद कोरोना काल में उसकी विफलताओं को सामने लाने वाले लोग रास नहीं आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के डर से जब लोग घरों में बंद हैं तो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव सरकार को बता रहे थे कि जमीन पर क्या हालात हैं,
लेकिन मंगलवार सुबह पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इसके पीछे कारण बताया गया है कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा है। बता दें, पप्पू यादव काफी समय से सक्रिय हैं। वो लगातार अस्पतालों के हाल दिखा रहे हैं और हाल ही में उन्होंने बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के घर के पीछे खड़ी कई दर्जनों एम्बुलेंस को मीडिया को दिखाया था। गिरफ्तारी के बाद पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। पप्पू यादव ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा है कि नीतीश कुमार उनके धैर्य की परीक्षा ना लें, वरना प्रशासन सारा लॉकडाउन प्रोटोकॉल भूल जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि मेरा 1 माह पहले ऑपरेशन हुआ है, तब भी अपना जीवन दांव पर लगाकर जिंदगियां बचा रहे हैं। अभी मेरा टेस्ट हुआ, कोरोना निगेटिव आया, आप पॉजिटिव कर मारना चाहते हैं। पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद नीतीश कुमार के सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक पप्पू यादव के समर्थन में उतर आए हैं। जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा है कि कोई प्रतिनिधि अगर दिन रात जनता की सेवा करे और उसके एवज में उसे गिरफ्तार किया जाए, ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जांच हो, तभी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो जन आक्रोश होना लाजमी है। इसके अलावा आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश सरकार हिटलर शाही कर रही है और नीतीश कुमार को इसका जवाब देना पड़ेगा। जन अधिकार पार्टी का कहना है कि पप्पू यादव को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। पप्पू यादव के समर्थन में नीतीश कुमार के एक और सहयोगी उतर आए हैं। जीतन राम मांझी के बाद अब वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। सहनी ने कहा है कि जनता की सेवा ही धर्म होना चाहिए। सरकार को जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्था और कार्यकर्ता को आमजन के मदद के लिए प्रेरित करना चाहिए। जनप्रतिनिधि को भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करते हुए कार्य करना चाहिए। ऐसे समय में सेवा में लगे पप्पू यादव को गिरफ्तार करना असंवेदनशील है। ऑक्सीजन की कमी ना होने को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें भले ही लाख दावे करने, लेकिन आज भी इस देश के कई राज्यों में इस वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। ताज़ा मामला आंध्र प्रदेश के तिरुपति से आया है, जहां पर सोमवार रात को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण 11 मरीजों की मौत हो गई। ये सभी मरीज कोरोना से संक्रमित थे। ये घटना तिरुपति के रुइया अस्पताल के आईसीयू में हुई। आंध्र प्रदेश में बीते 2 दिनों में ऐसी ये दूसरी घटना है। रविवार को भी हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में 2 घंटे तक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई थी और इस वजह से 7 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि अफसरों ने इससे इनकार किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस पर लगातार नकारात्मकता फैलाने, छल कपट करने और ओछापन दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री कोविड से लड़ाई के बारे में गलत जानकारी देकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस कभी लॉकडाउन का विरोध करती है और कभी समर्थन करती है। उन्होंने रैलियों को लेकर कहा कि कांग्रेस ने केरल में विशाल चुनावी रैलियां की और दूसरे राज्यों में ऐसी रैलियों का विरोध किया। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जब कोरोना की दूसरी लहर आ रही थी, आपकी पार्टी के नेता उत्तर भारत में सुपर स्प्रेडर रैलियां करते नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मार्च 2020 से ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगे हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के द्वारा लगातार बर्बादी की स्थिति को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने अब बुधवार से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। राज्य में बुधवार सुबह 10 बजे से अगले 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। कोरोना संकट के दौर में रेलवे कर्मचारी काम पर लगे हुए हैं। इस दौरान वे भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार अभी तक 1952 रेलवे कर्मचारियों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है और अब हर रोज 1000 से अधिक संक्रमण के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनील शर्मा के मुताबिक अभी तक 4000 बेड कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा भरे हुए हैं। टीकाकरण पर जोर देते हुए अमेरिका ने फाइजर वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों के लिए भी आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्रशासन आयुक्त जेनेट वुडकॉक ने इस कदम को कोरोना महामारी के खिलाफ बेहद महत्वपूर्ण बताया। जेनेट ने कहा, यह फैसला बच्चों के हित में तो है ही, साथ ही उन्हें एक सामान्य जीवन जीने में मदद करेगा। बता दें, इससे पहले 16 साल से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वैक्सीन की मंजूरी दी गई थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।